मेरा नाम कुमार प्रियांशु है और आपका मेरा चैनल के आई आर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के संस्थापकों के बारे में। तो इससे पहले मैंने बनाया पार्ट 1 वीडियो बनाया था और आज मैं पार्ट 2 है और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये भी वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों चलते हैं, हम आज पढ़ेंगे नया जो साम्राज्य का जो शासक थे घटोत्कच। तो घटोत्कच का जो शासनकाल है, इसका जो शासनकाल है ये 280 से 319 ईस्वी तक रहा और इनका जो है पूना एवं रुद्रपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन्हें प्रथम गुप्त राजा कहा गया है, तो ये घटोत्कच को आपको ऐसे क्या चाहिए, प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। और ये ऐसा क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि ये पूना एवं रुद्रपुर ताम्रपत्र के अभिलेखों में घटोत्कच को प्रथम गुप्त का राजा कहा गया है। जी हाँ, इनका जो शासनकाल कब से था, 280 से लेकर 319 ईस्वी तक था। बात करते हैं नेक्स्ट में चंद्रगुप्त प्रथम। इनको कौन नहीं जानता है, इनको सब जानते हैं। अगर शासनकाल की बात करें तो इनकी जो शासनकाल है 1319 से 335 तक इनका रहा, जबकि घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक था, 280 से लेकर 319 ईस्वी तक। अब ये कौन थे, चंद्रगुप्त कौन थे, इसके जो पिता थे घटोत्कच थे, यानी इन्हीं का जो पुत्र था चंद्रगुप्त थे और इसके पिता का नाम था घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब 319 से 320 में उन्होंने एक संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक थे, गुप्त शासक थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। सिक्कों का चलन गुप्त काल में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम नहीं किया था। सिक्कों का जो प्रचलन था सबसे पहले किस वंश ने गुप्त काल में, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। कहाँ से, चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। इनके बाद जो सम्राट हुए वे समुद्रगुप्त कहलाए और समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक चला। समुद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, यानी इनके समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे, समुद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम का वे पुत्र हैं। वास्तविक नाम कांच है। जीत के बाद समुद्रगुप्त की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। प्रारंभिक में जो उनका वास्तविक नाम था, जो निक नेम कहते हैं, कांच था और जीत के बाद उन्होंने समुद्रगुप्त की उपाधि प्राप्त की। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे, विष्णु के भक्त थे, यूँ कह सकते हैं। इनके दरबारी कवि बहुत ही प्रसिद्ध है, हरिसेन है, जिसने इलाहाबाद में प्रयाग प्रसिद्ध लेख में समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया है। दरबारी कवि कौन, हरिसेन, जिसने इलाहाबाद में प्रयाग प्रसिद्ध लेख में समुद्रगुप्त का विजय का वर्णन किया है। प्रयाग प्रसिद्ध लेख में समुद्रगुप्त विजय का वर्णन किया है। भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ ने इन्हें कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों बार बार पूछता है, इसी कारण आप याद कर लीजिए कि भारत का जो नेपोलियन है वो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था। बौद्ध भिक्षु वसुबंद को संरक्षण दिया।
समुद्रगुप्त ने किसे संरक्षण दिया? बौद्ध भिक्षुक वसुबंध को संरक्षण दिया। प्रयाग अभिलेख में उसे लक्ष्मी दोहत्री बताया गया। कौन से अभिलेख में उसे लक्ष्मी दोहत्री बताया गया था? तो ये प्रयाग अभिलेख में उसे लक्ष्मी दोहत्री बताया गया है। समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है और ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि वो जो समुद्रगुप्त था वो क्या चीज हैं? वो संगीत प्रेमी थे। ऐसे उन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाए जाने के कारण इतिहासकारों ने बताया कि समुद्रगुप्त जो थे वे क्या चीज थे? एक संगीत प्रेमी शासक थे। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 414 ईस्वी तक रहा। इनके पिता समुद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त के ये चंद्रगुप्त द्वितीय पिता थे। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। ऐसा पूछ सकता है कि इन्होंने शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली और इसे देवगुप्त विक्रमादित्य शक विजेता भी कहा जाता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त विक्रमादित्य शक विजेता भी कहा जाता है। इसके शासन काल में कला एवं साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इनके शासन काल में कला एवं साहित्य अपने चरम सीमा पे थी, इसीलिए इनके जो शासन काल है उन्हें साहित्य और कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। प्रथम राजधानी उन्होंने पाटलिपुत्र बनाया और दूसरी राजधानी उन्होंने उज्जैन बनाया। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रथम राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र बताई थी और द्वितीय राजधानी उज्जैन बताई थी। अब इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। देखिए कालिदास जो संस्कृत के कवि हैं, महान कवि हैं, इन्हीं के दरबार के एक नवरत्नों में सम्मिलित थे। नवरत्नों में और बहुत ही प्रसिद्ध कवि सम्मिलित थे, जैसे विराह मिहिर, अमर सिंह, कालिदास, वेताल भट्ट, घटपर, छपनक, वररुचि, शंकु, धन्वंतरी। नवरत्नों प्रधान में क्या थी? कालिदास प्रमुख थे। नवरत्नों में जो प्रधान थे वो कालिदास थे। याद रखिएगा, नवरत्न कौन थे? विराह मिहिर, अमर, कालिदास, वेताल भट्ट, घटपर, छपनक, वररुचि, शंकु और धन्वंतरी। यहाँ के जो वेदाचार्य थे, यानी आयुर्वेद के जो वैद आचार्य थे, वो चिकित्सा का भगवान थे। किन्हें कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है। इसके बाद इन्हीं से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में से ही कुछ तथ्य को जान लेते हैं। जैसे महरौली का लौह स्तंभ, महरौली का जो लौह स्तंभ है इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था। प्रथम शासक जिन्होंने चांदी का सिक्कों का शुरुआत की। ऐसा तो माना जाता है कि सिक्कों की शुरुआत है से समुद्र यानी ऐसे क्या जी समुद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, लेकिन चांदी का सिक्कों की शुरुआत है से किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलवाया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसे चांदी का सिक्के की शुरुआत की, जिसे रुपये कहा जाता है। इसके बाद आए कुमारगुप्त के पिता किनके पुत्र थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इन्होंने कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कराया और महेंद्र द्वितीय की उपाधि प्रदान की। और कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो किस शासक के कार्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो वो थे कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कुमारगुप्त ने अश्वमेघ का यज्ञ करवाया था। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल
455 से 467 रहा। कब से कब तक रहा? 455 से 467। पिता कुमारगुप्त हैं, मतलब स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त हैं। इन्हीं के समय में खुन्स नवाज के नेतृत्व में हुनों का भारत पर आक्रमण हुआ। किसके काल में हुनों का भारत पर आक्रमण हुआ? तो स्कंदगुप्त के काल में हुनों को भारत पर आक्रमण हुआ। और उन्होंने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? तो खुशनवाज के नेतृत्व में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तभी स्कंदगुप्त ने हुनों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि दी। विक्रमादित्य एक ऐसी उपाधि थी जो उस शासक काल में, यानी उस शासक काल में जितने भी शासनकर्ता हुए, जितने भी सम्राट हुए, वे सभी ऐसे क्या चाहिए हुए, ऐसे विक्रमादित्य की उपाधि दी। इसे शाकादित्य देवराज से जानते हैं। किसके? शाकादित्य और देवराय के नाम से क्या चीज, देवराम के नाम से जानते हैं। अब स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। इसने स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का क्या चीज, पुनरुद्धार किया। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किसे? पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किन्होंने? स्कंदगुप्त ने। अब आते हैं गुप्त वंश का जो अंतिम जो शासक था वो विष्णुगुप्त या भानुगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का जो शासक था उसे किसे माना जाता है? विष्णुगुप्त अथवा भानुगुप्त को माना जाता है। स्कंद गुप्त वंश को अंतिम प्रतापी शासक था, यानी जो स्कंदगुप्त था वो गुप्त वंश का आखिरी एवं अंतिम गुप्त वंश प्रतापी राजा था। आ रही बात समझ में? क्योंकि स्कंदगुप्त के शासनकाल में शासनकाल 455 से 467 तक रहा और इन्हीं के समय में जो खुशनवाज के नेतृत्व में हुनों का जो भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन इन्होंने बड़ी वीरतापूर्वक ऐसे हुनों को हराकर ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और इसे शाकादित्य या देवराज के नाम से जानते हैं। बाद में इन्होंने क्या चीज, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का क्या चीज, पुनरुद्धार किया। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। और गुप्त वंश के अगर अंतिम सम्राट की अगर बात करते हैं, अंतिम शासक की बात करते हैं, या तो वो विष्णुगुप्त हुआ होगा और या तो वो भानुगुप्त को माना जाता है। लेकिन स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तीसरा में है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक, कौन? सिमुक ने की थी और इनकी जो राजधानी था प्रतिष्ठान। कहाँ था? प्रतिष्ठान। अब बात करते हैं सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने तो किया था, ये सभी जानते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। लेकिन सातवाहन शासक में सबसे प्रमुख जो शासक हुए वो सिमुक हुए, सातकर्णी हुए, गौतमी पुत्र हुए, फिर सातकर्णी हुए, वशिष्ठ पुत्र हुए, पुलमावी हुए और यज्ञश्री सातकर्णी हुए। इन्होंने प्रारंभिक राजधानी कहाँ? काकुलम, यानी प्रारंभिक राजधानी काकुलम को बनाया। कलिंग नरेश जो शिशुमक थे वो कलिंग नरेश खारवेल को पराजित किया और सिमुक ने प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाया? काकुलम को।
सिमुक की जो पत्नी थी वो अमई वंश की थी। कहाँ की थी? अमई वंश की थी, जिसका नाम क्या थी? नागिना, नागानिका, नागानिका, नागिनका, नागिनका। पत्नी अमय वंश की थी, नागिनका इनका नाम था। और ऐसा ये जो नागिनका ने क्या जी है, नाना घर अभिलेख की, मतलब अभिलेख उन्होंने बनवाया था। नागानिका ने नाना घर अभिलेख बनवाया था और इन्होंने इस अभिलेख में भूमि दान की जानकारी बताया गया था, वो भी बौद्ध धर्म को, यानी बौद्ध या ब्राह्मणों को जो भूमि दान किए थे उनकी जानकारी ये नागा घर अभिलेख में नागानिका ने बताया, जो पत्नी थी किसकी? सिमुक की, सॉरी सिसुक की, सिमुक की थी। और सिमुक कौन था? तो सिमुक है से क्या थी? सातवाहन वंश का संस्थापक था और इसकी जो पत्नी थी वे अमय वंश की थी। इन्होंने उपाधि धारण कर थी दक्षिणाधिपति, यानी दक्षिणाधिपति यानी दक्षिण का जो पति होता है वो दक्षिणाधिपति का सिमुक ने क्या चीज उपाधि धारण कर दी थी। इन्होंने 2 बार अश्वमेध किया और 1 बार राजसूय यज्ञ किया। सिमुक ने क्या चीज 2 बार अश्वमेध किया और 1 बार क्या चीज राजसूय यज्ञ किया। अब इसी में इनके कुछ तथ्य हैं, जैसे हाल। तो हाल में क्या है? हाल इनके ही कुछ तथ्य हैं, जैसे प्राकृतिक भाषा क्या चीज था? प्राकृतिक जो भाषा है वो विद्वाच है और गाथा सप्तशती। श्रीलंका पर विजय का श्रेय जाता है किसे? विजयानंद को। श्रीलंका पे विजय का श्रेय किसे जाता है? विजयानंद को। फिर हाल ने क्या चाहिए? हाल प्राकृतिक भाषा, मतलब हाल में जो प्राकृतिक भाषा थी क्या चीज़ है? विद्वाच था जो कथा सप्तशती थी। हाल यानी श्रीलंका पर विजय का श्रेय किसे जाना जाता था? क्या चीज? विजयानंद को। फिर इसने यानी हाल ने क्या चीज? लीलावती से विवाह किया और जो सर्ववर्मा कांतीय व्याकरण है। कौन सा व्याकरण है? सर्ववर्मा कांतीय व्याकरण है। हाल के दरबार में गुणाढ्य वृत्त कथा, ठीक है, यानी जो गुणाढ्य में क्या चीज है? वो वृत्त कथा की क्या चीज? रचना की। हाल एक सिमुक साम्राज्य का ही क्या चीज? एक प्रमुख शासक था। अब सातकर्णी, अगर बात करते हैं सातकर्णी के, तो ये कलिंग नरेश खारवेल को पराजित किया। इसके जो अंतिम और इसके जो पत्नी अमय वंश की थी और किसका नाम था? नागानिका था। और नागानिका क्या है? नागा घर अभिलेख में क्या चाहिए? बौद्ध और ब्राह्मणों को जो भूमि दान की थी उसकी जानकारी इसने इन्हीं अभिलेख में दिया है। 9 बार अश्वमेध हुआ, 1 बार क्या चाहिए? राजसूय यज्ञ करवाया। इसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र की बात करते हैं। जितने महानतम शासक हुआ इसके बारे में लगभग सारी जानकारी नासिक अभिलेख में मिलता है। अगर गौतमी पुत्र सबसे प्रतापी राजा यही हुआ सिमुक वंश में, ये मतलब सातवाहन वंश में यही सबसे प्रतापी राजा हुआ और ये महानतम शासक बना। इसका क्या प्रमाण मिलते हैं? तो इसका प्रमाण नासिक अभिलेख में मिलता है। उपाधि एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वेंकट राजराज, मतलब 3, एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वेंकट राजराज की उपाधि ने धारण की। शक शासक नहपान को हराया, यानी गौतमीपुत्र ने शक शासक नहपान को हराया और इन्होंने जंगल थंभी के सिक्के चलाए। जंगल थंभी के सिक्के कौन चलाए थे? तो गौतमीपुत्र ने क्या चीज? जंगल थंभी के सिक्के चलाए थे और बौद्ध संघ को अजकालिकीय क्षेत्र प्रदान किए, यानी बौद्ध को, मतलब बौद्ध धर्म को भी इन्होंने संरक्षण दिया और उनको क्या चीज? अजकालिकीय क्षेत्र क्या चीज? प्रदान किए। कौन? गौतमीपुत्र। अब आते हैं वशिष्ठ।
पुत्र पुलवमी, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवमी वो आंध्र का अधिकतम क्षेत्र जीता। यानी वशिष्ठ पुत्र पुलवमी क्या चीज़ है, जिन्होंने क्या चीज आंध्र का यानी आंध्र प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र को जीता। आंध्रभोज और आंध्र सागर और आंध्रराज के नाम से भी ये जाने जाते हैं। आंध्रभोज, आंध्र सागर और आंध्रराज के नाम से ये जाने जाते थे। कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलवमी। रुद्रदामन से 2 बार हारे, और ये क्या चीज रुद्रदामन से कितनी बार हारे हैं? 2 बार। 2 बार इन्होंने रुद्रदामन से हारे। सिक्के पर 2 पतवार वाली नावों पर अपनी एक छवि छपवाई। सिक्के पर 2 पतवार वाली नाव को इन्होंने वशिष्ठ पुत्र ने क्या ची ऐसे क्या ची एक सिक्के चलाई। अब राजधानी की बात करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त वंश की स्थापना किन्होंने किया था? श्री गुप्त द्वार 275 ईस्वी में की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को ही भारत का ऐतिहासिक युग का स्वर्णिम युग माना गया है। यानी गुप्त काल का जो स्थापना किसने किया था? 273 ईस्वी में हुआ, और मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ पर मिलता है? वायु पुराण में मिलता है, और इसकी जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। श्री गुप्त का शासनकाल 240 से 285, या कभी कभी इतिहासकार बोलते हैं 275 से 280 रहा। पूना से प्राप्त ताम्रपत्रों में श्री गुप्त को आदि राज से संबंधित किया गया है। आ रही बात समझ में? पूना से प्राप्त ताम्रपत्रों में श्री गुप्त को आदि राज से संबंधित किया। गुप्त वंश में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखिएगा। गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता था। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कौन से पुराण से? वायु पुराण से प्राप्त होता है, और इसकी जो राजकीय भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। श्री गुप्त का शासनकाल 240 से 285 माना जाता है। कभी कभी ऐसा इतिहासकारों को मानना है कि इनका शासनकाल मतभेद है, 275 से 280 भी माना जाता है। लेकिन इसने पुनः से प्राप्त ताम्रपत्रों में भानु जो श्रीगुप्त है उसको आदि राज से संबंधित किया गया है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। आपको गुड नाइट, और सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।